Hello friends, welcome to Learning Plus. I am Karnaljeet Singh. Today we will do part 1, chapter 1 history, class 9th, French Revolution. Let us start. फ्रेंड्स आज हमने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर है ये स्टार्ट करके इसको कंप्लीट करना है। तो चैप्टर नेम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रांस का रेवोल्यूशन आपको पता है जो क्विक चेंज आती है किसी जगह के ऊपर, ठीक है। जो पुराना सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करके न्यू सिस्टम को अप्लाई किया जाता है, उसको कहते हैं रेवोल्यूशन। बड़ी फास्ट चेंजेस आती हैं, कुछ ईयर्स में ही जो है वो सारा जो सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है या उसको हटा दिया जाता है और एक न्यू सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये हमारा जो रेवोल्यूशंस हैं, ये हमारी वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है, ह्यूमन हिस्ट्री, इसमें शुरू से ही रेवोल्यूशंस आते रहे हैं। जब भी पुराना सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है, उसमें काफ़ी सारी जो है वो लिमिटेशंस आ जाती हैं और वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता न्यू कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, तो फिर उसको जो है वो लोग ही उसको जो है वो हटाते हैं और न्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको कहते हैं रेवोल्यूशन। तो आज हम जो बात करेंगे वो उस रेवोल्यूशन की बात करेंगे जो फ्रांस से स्टार्ट हुआ था, फ्रांस में आया वो रेवोल्यूशन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें फर्स्ट जो सीन हमें दिखाते हैं वो है बेस्टाइल प्रिजन, डेमोलिशन ऑफ बेस्टाइल प्रिजन। उसको लोग तोड़ रहे हैं, बेस्टाइल प्रिजन को, उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं लोग। ये बेस्टाइल प्रिजन कहाँ पे है? ये जो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस में थी ये बेस्टाइल प्रिजन। तो लोगों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, उसको तोड़ दिया, उसकी ईंटें, उसके दरवाजे, उसकी खिड़कियाँ सारी बिखेर दी, ठीक है। और फिर लोग जाते टाइम अपने घरों को जब जा रहे हैं तो उसकी वो लेके जा रहे हैं साथ में, उसके जो वहाँ से ब्रिक्स हैं, जो वहाँ पे कोई विंडोज़ हैं, वो उठा के अपने घरों को लेके जा रहे हैं, ठीक है, निशानी के तौर के ऊपर कि ये जो हमारा राजा है, जो फ्रांस में किंग है, किंग की जो डिस्पोटिक पावर का सिंबल था बेस्टाइल प्रिजन। क्यों? क्योंकि राजा क्या करता था, जितने लोगों को भी वो प्रिजनर्स बनाता था, उनके ऊपर कोई केस चलाता था, उनको उठा के, जो उसके खिलाफ बोलते थे या उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं करते थे, तो उनको उठा के उस प्रिजन में जो बंद करता था, बेस्टाइल प्रिजन में। इसलिए लोगों के मन में बेस्टाइल प्रिजन के जो लिए वो मन में जो वो नफ़रत थी और उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया, ठीक है। और उसके अंदर से उनको लग रहा था लोगों को, हम जब इसके ऊपर अटैक करेंगे तो बहुत सारे हमें हथियार मिलेंगे, आर्म्स मिलेंगे और जितने कैदी हैं अंदर वो सबको हम छुड़ा लेंगे। बट जब उसको जो है वो कैदी जब अंदर देखा उन्होंने, तो 7 लोग ही उसमें से जो रिलीज़ हुए, बाकी कोई था नहीं वहाँ पे। 7 लोगों को उन्होंने छुड़वा लिया। अब ये सीन जो है ये स्टार्टिंग में हम चैप्टर के जो देख रहे हैं, जैसे अब पिक्चर देखते हैं ना, हम कोई मूवी देखते हैं हिंदी मूवी, तो उसमें शुरू में ही एक सीन दिखा दिया जाता है, किसी का मर्डर हो रहा है, ठीक है, और उस मर्डर होने के पीछे कहानी क्या है, पूरी बैकग्राउंड क्या है, कैसे वो मर्डर करने की पोजीशन बनी, वो सारी कहानी फिर प्लेबैक चलती है पिक्चर में। ऐसे ही हमारा ये चैप्टर है कि बेस्टाइल प्रिजन को लोगों ने तोड़ दिया है। अब क्यों तोड़ा है, ऐसी नौबत किया क्या आई कि लोगों को बेस्टाइल प्रिजन को तोड़ना पड़ा, ये चीज़ जो है इसकी सारी बैकग्राउंड हम अब इस चैप्टर में जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। और ये जो डेट है बेस्टाइल प्रिजन को तोड़ने की, दिस इज 14 जुलाई 1789। अब 14 जुलाई 1789 को लोगों ने प्रिजन को क्यों तोड़ा, इसकी बैकग्राउंड में क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने, वो हम अब 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फ्रांस में उस टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, सोशल कंडीशंस कैसी थी, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें ये हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ फ्रांस बिफोर दैट स्टार्टिंग ऑफ द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, ओके। तो फ्रांस में 1774 में एक नए राजा जो है वो गद्दी पे बैठे। उस राजा का नाम था लुइस 16। और जब वो गद्दी पे बैठे तो उस टाइम पे उन्होंने देखा कि जो खजाना है वो भी खाली पड़ा था, ट्रेजरी जो था उसमें कुछ नहीं था, ठीक है। और इसका कारण क्या बना वहाँ पे, क्यों खजाना खाली था, क्योंकि जो
किंग है वहाँ पे, जो मोनार्की सिस्टम थी, उसका जो रहने का स्टाइल था वो बहुत लग्जरी था। उनको अपने कपड़ों के ऊपर, अपने ऑफिशियल्स के ऊपर, जिस कोर्ट में वो, उनकी जो कोर्ट थी किंग की, वो बहुत बड़ी कोर्ट थी, बहुत सजाई हुई, सजा के रखते थे उसको, ठीक है। और उनका पैलेस जो था वो बहुत बड़ा था, तो इसके लिए भी खर्चा चाहिए, इसके लिए भी एक्सपेंसेस चाहिए। वो सारे जो है वो जो राजा का खजाना वहाँ से जा रहा था, ठीक है। एक तो ये कारण था मेन बेसिक। दूसरा कारण क्या था कि जो किंग लुइस 16 है उसने अमेरिका की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसमें जो है वो हेल्प करनी स्टार्ट कर दी, जबकि फ्रांस का वहाँ पे रोल कोई नहीं था। वो जो 13 कॉलोनीज थी अमेरिका की, वो सारी ब्रिटिश कंट्रोल में थी, और वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो है वो लड़ रहे थे अमेरिका में। और फ्रांस ने वहाँ पे जाके उनकी हेल्प की है। हेल्प करने का कारण क्या है फ्रांस का, कि फ्रांस ब्रिटिश का, इंग्लैंड का कॉम्पिटिटर था, इसलिए वो चाहता था कि जो अमेरिका में कंट्रोल है ब्रिटिश का, ये कंट्रोल उसका ख़त्म हो। तो इसलिए उन्होंने जो 13 कॉलोनी थी अमेरिका की, वहाँ पे जो वॉर थी इंडिपेंडेंस, उसको हेल्प की, बाहर से हेल्प की, पैसा भेजा वहाँ पे, हथियार भेजे वहाँ पे। तो ये काम करने में जो फ्रांस है, वहाँ का जो मोनार्की सिस्टम था, उसने लोन लिया, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनसे लोन उठा के अमेरिका भेजा। तो ये सारा पैसा जो है ये डेबिट, उनके ऊपर कर्जा बना। जो पहले उनका जो डेबिट था दैट वाज 1 बिलियन लिवर्स, ओके। अब लिवर जो है ये फ्रांस की करेंसी थी उस टाइम की। लुइस 16 के आने के बाद में जब अमेरिका को हेल्प करनी स्टार्ट कर दी, तो वो जो डेबिट था वो 1 बिलियन लिवर से इंक्रीज होके वो हो गया 2 बिलियन लिवर्स। तो फिर एक फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ना शुरू हो गया। क्लियर? तो एक तो उनका जो है वो लग्जरी लाइफस्टाइल, दूसरा जो है वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को जो है वो हेल्प करना, ठीक है। इससे जो है वो वहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो काफ़ी जो है वो ख़राब हो रही थी फ्रांस की। अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए जो मोनार्की थी, किंग था, उसको टैक्सेस को इंक्रीज़ करना था। अब उसके लिए जो ज़रूरी हो गया था वो टैक्सेस को इंक्रीज़ करे, ठीक है। अब टैक्सेस को इंक्रीज़ करने से क्या होगा, वहाँ का हमें सोशल सिस्टम देखना पड़ेगा कि टैक्स पे कौन कर रहा था वहाँ पे। तो चलिए देखते हैं सोशल सिस्टम क्या था फ्रांस का। तो ये हमारा जो सोशल सिस्टम था फ्रांस का, वहाँ पे जो डिवीज़न थी सोसाइटी की, हमें डिवीज़न देखनी पड़ेगी, ठीक है। सोसाइटी डिवाइडेड कैसे थी, जैसे इंडिया में मैं अगर वर्णा सिस्टम की बात करूं, तो जो भारत का वर्णा सिस्टम था उसमें ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, 4 टाइप की 4 क्लासेस थी वहाँ पे। सोसाइटी 4 डिवीजन्स में डिवाइडेड थी। जबकि फ्रांस में सोसाइटी जो थी वो 3 एस्टेट में डिवाइडेड थी। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। अब फर्स्ट एस्टेट में क्या है, क्लर्जी, चर्च पीपल, ठीक है, जो चर्च में पाठ पूजा करते हैं वो लोग। सेकंड है नोबिलिटी। नोबिलिटी वो लोग हैं जो हाई ऑफिशियल्स हैं, किंग के पूरे साम्राज्य में हाई ऑफिशियल्स, और जो उसकी फैमिली मेंबर्स हैं, रॉयल फैमिली के मेंबर्स, वो सारे आएंगे नोबिलिटी में। और थर्ड स्टेट में कौन आएगा, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, फार्मर्स, आर्टिसंस एंड लैंडलेस लेबर ऑल्सो। ये सारे थर्ड स्टेट में आएंगे। अब जब टैक्सेस पे करने की बात आती थी तो टैक्स पे करते थे ओनली फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट। इनके अलावा और कोई भी बॉडी जो स्टेट है, ठीक है, ये दोनों टैक्स पे नहीं करती थी। अब थर्ड स्टेट जो थी टैक्स वही करती थी पे। तो फर्स्ट दोनों स्टेट जो थी वो ओनली प्रिविलेजेस थी, उनके पास सहूलतें थी, ठीक है। दे हैव सर्टन प्रिविलेजेस बाई बर्थ, जन्म से ही उनको कुछ सहूलतें मिल जाती थी। और वो सहूलतें क्या थी, एक तो टैक्स पे नहीं करना, ठीक है, और जो दूसरे लोगों हैं वो उनकी सेवा में काम करते थे। जो पीजेंट्स थे, लेबर थी, वो उनके घरों में काम करते थे, उनके लिए गिफ्ट लेके आते थे, उनके लिए खाने का सामान जो फल फ्रूट लेके आते थे। ये सारी प्रिविलेजेस थी इन दोनों स्टेट के पास, जबकि टैक्स नहीं पे करते थे वो। अब जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो जितनी टोटल पॉपुलेशन है 90% पॉपुलेशन जो थी वो पीजेंट्स थे, ठीक है।
पेजेंट मीन्स जो खेती करने वाले लोग थे, 90% पॉपुलेशन। जबकि जो खेती करने वाली ज़मीन थी जिसके ऊपर खेती हो रही थी उसका 60% जो था उसके ऊपर किसका अधिकार था? उसके ऊपर नोबिलिटी और चर्च इन दोनों की मालिकी थी, ये मालिक थे 60% लैंड के। तो ये अब सोसाइटी का जो डिवीज़न है, जो वहाँ पे पैसे की डिवीज़न है, प्रॉपर्टी की डिवीज़न है, वो यहाँ से क्लियर होती है हमें किन लोगों के पास है। क्लियर? अब जो टैक्सेस पे करने की बात हम कर रहे हैं, टैक्सेस कौन कौन से थे वहाँ पे फ्रांस में? तो 2 मेन टैक्स थे, टिथ और टैल। जो टिथ था, ये टैक्स जो है ये चर्च को पे किया जाता था। जितनी टोटल प्रोड्यूस होती थी किसी पर्सन के पास, उसका 1/10 10वां हिस्सा जो है वो चर्च को एज ए टैक्स जो है वो पे किया जाता था। दिस वाज टिथ। ओके। एंड सेकंड वाज टैल। टैल में क्या था? टैल डायरेक्ट टैक्स था, ये स्टेट को जाता था, किंग को डायरेक्टली टैक्स जो पे करते थे लोग, दैट वाज टैल। ओके। अब जो हमने स्टेट सिस्टम की बात की है, ये टैक्सेशन सिस्टम की बात की है, ये फ्रांस में मतलब कहाँ से शुरू हुआ? ये जो वहाँ पे अगर हम बात करें तो जो मिडिल एजेस हैं, मिडिल एजेस के टाइम पे ये एस्टेट सिस्टम जो है वो तब का चल रहा था वहाँ पे, ठीक है। और ये मिडिल एजेस से लेके प्रेजेंट जो कंडीशन थी 1780 1790s तक ये सिस्टम वहाँ पे कंटिन्यूस था, एस्टेट सिस्टम, ठीक है। तो फ्यूडल सिस्टम का ही एक पार्ट था ये। फ्यूडल सिस्टम होता है जो पैसा, फ्यूडल सिस्टम है जब ज़मीन के जो मालिक होते हैं वो दूसरों से टैक्स कलेक्ट करते हैं, जितनी ज़मीन किसी को खेती के लिए दे रखी है उसको कहते हैं, ये सारा जो सिस्टम है इसको फ्यूडल सिस्टम कहते हैं। तो फ्यूडल सिस्टम का पार्ट ही था जो एस्टेट सिस्टम है, ठीक है। और 1789 से पहले ये सारा सिस्टम जो है ये कॉन्टिन्यूस था, और इसको कहते हैं, इस टाइम पीरियड को फ्रांस में कहते हैं ओल्ड रिजाइम, क्योंकि 1789 के बाद में वहाँ पे जो है वो बड़ी क्विक चेंजेस आनी शुरू हो गई हैं। ये सारे सिस्टम जो है ये टूटने शुरू हो गए थे, पुराना सिस्टम। तो इसलिए जो पहले का टाइम है 1789 से पहले का, उसको कहते हैं ओल्ड रिजाइम। तो फ्रांस में इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशंस हमारी जो है वो डिस्कस करने के बाद एक और वहाँ पे प्रॉब्लम आई, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम कौन सी थी जिसने लोगों को जो है वो रिवोल्ट करने के लिए, वहाँ पे जो है वो अटैक करने के लिए पेरिस में जाके वो मजबूर किया, वो था वहाँ का जो पॉपुलेशन में इंक्रीज़। अब 1715 से लेके 1789 तक जो पॉपुलेशन में इंक्रीज़ था, दैट वाज फ्रॉम 23 मिलियन टू 28 मिलियन। 5 मिलियन पॉपुलेशन जो बढ़ चुकी थी वहाँ पे। 5 मिलियन मीन्स 50 लाख, ठीक है, पॉपुलेशन में इंक्रीज़ होगी। बट जो एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस थी वहाँ पे कोई इंक्रीज़ नहीं आया, वो सेम थी। आप सोचो, पॉपुलेशन बढ़ जाए 50 लाख, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उतनी रहे तो क्या होगा, क्या रिज़ल्ट होगा उसका? फूड क्राइसिस, लोगों को खाने को फूड नहीं मिलेगा पूरा, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड है। जब फूड मिलेगा नहीं तो उसका मार्केट में जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा प्राइस, मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो फूड आइटम जो थी वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनका प्राइस इंक्रीज़ हो रहा था। और ऊपर से इस कंडीशन में जब कई बार बैड हार्वेस्ट होती थी, बैड हार्वेस्ट मीन्स जब कई बार वहाँ पे सूखा पड़ता था या वहाँ पे हेल स्टॉर्म्स पड़ जाते थे तो फसल ख़राब हो जाती थी। तो वो कहते हैं ना, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, ठीक है, वही पोजीशन होती थी कि पहले कंडीशन ख़राब है वहाँ पे, फूड आइटम्स की जो है वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं मार्केट में, और ऊपर से अगर एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो ख़राब हो जाए किसी कारण से तो क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ जाता था, ठीक है। और ये 1789 से पहले अक्सर ही ये हो रहा था, ये क्राइसिस आ रहा था। इसके साथ साथ जो वर्कर्स थे, काफ़ी सारे लोग जो थे वो वर्कशॉप्स में काम करते थे वहाँ पे। तो वर्कशॉप्स में जो वर्कर्स काम करते थे उनकी जो सैलरी थी वो फिक्स्ड थी, उसमें कुछ इंक्रीज़ नहीं होता था, कोई इंक्रीमेंट सिस्टम नहीं था उस टाइम पे। इंक्रीमेंट होगा हर साल के साल, जितनी जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना उतना उनका डीए जो है वो डीए नेशनल अलाउंस जो बढ़ेगा, ये सिस्टम नहीं था उस टाइम पे। तो सैलरी भी फिक्स थी वर्कर्स की, मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे थे। अब वर्कर्स के लिए उस इंक्रीज प्राइसेस के ऊपर फूड आइटम्स को ख़रीदना, अपनी नेसेसिटीज़ को पूरा करना, उसमें डिफ़िकल्टी आ रही थी। पुअर
पुअर और रिच के बीच में जो गैप है वो इंक्रीज़ हो रहा था इससे, तो इससे भी वहाँ पे जो है वो कंडीशन जो है वो फ्रांस की सोशल सिस्टम जो है वो ख़राब हो रहा था, ठीक है। और लोगों के लिए अपने जो बेसिक मीन्स हैं, ठीक है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उसको फुलफ़िल करने का ही एक क्राइसिस आ गया फ्रांस में। और इस क्राइसिस को कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस, मीन्स जीने का क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस मीन्स जीने का क्राइसिस। तो ये एक और कंडीशन बन गई है फ्रांस में, जो वहाँ पे रिवोल्ट हुआ उसको, उसके लिए जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए ये एक और कंडीशन जुड़ गई है। तो दोस्तों हमने 3 मेन पॉइंट जो डिस्कस कर लिए हैं अभी तक, जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए जो है एक पॉजिटिव रोल जो प्ले किया फ्रेंच रेवोल्यूशन लाने के लिए, तो वो था हमारे पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ फ्रांस, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस, सोशल कंडीशन वहाँ की फ्रांस की, और सबसिस्टेंस क्राइसिस। इसके बाद में एक और यहाँ पे हम जो आइडिया डिस्कस करेंगे रोल, वो है एमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास एंड फिलोसफर्स रोल। ये एक मिडिल क्लास जो है ये एक न्यू क्लास है। पहले अब तक जो हमने डिस्कस किया था उसमें फ्रांस में 3 स्टेट थी, बट वो 3 स्टेट में क्या था, फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो थी वो अपर क्लास थी, दोनों अपर क्लास थी, क्योंकि दोनों जो टैक्सेस नहीं दे रही थी और प्रिविलेजेस एंजॉय कर रही थी, ठीक है। और लोअर क्लास कौन सी थी, थर्ड स्टेट विच वाज पेइंग द टैक्सेस, ये लोअर क्लास थी। तो मेनली 2 ही क्लासेस थी, एक अपर क्लास दूसरी लोअर क्लास। अब क्या हुआ, 18th सेंचुरी में जो यूरोप है और ख़ास करके फ्रांस, वहाँ पे चेंजेस आ रहे थे, इंडस्ट्रीज़ जो वो डेवलप हो रही थी, वर्कशॉप्स ओपन हो रही थी, मशीन्स बन रही थी, तो मटेरियल की प्रोडक्शन बढ़ रही थी वहाँ पे। अब वो जो प्रोडक्शन थी बढ़ रही, उसको सेल करने के लिए जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, उनको न्यू मार्केट्स चाहिए थी, और वो प्रोडक्शन करने के लिए उनको मटेरियल बाहर से रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करना था। तो ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ 18th सेंचुरी में फर्स्ट हाफ में, उससे जो है जो थर्ड स्टेट में बिजनेसमैन और ट्रेडर थे, ये लोगों ने काफ़ी पैसा जो है वो इन्होंने कमाया, वेल्थ काफ़ी इन्होंने कमाई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से, ठीक है। और ये वेल्दी क्लास बन गई, थर्ड स्टेट में ही ये वेल्दी क्लास बन गई, और ये एजुकेशन भी इन्होंने एक्वायर करनी शुरू कर दी। इनके साथ में ये जो लॉयर्स थे, एडम ऑफिशियल्स थे थर्ड स्टेट में, वो भी पढ़े लिखे लोग, वो भी एजुकेशन ले रहे थे। तो ये पूरी जो क्लास है, ये एक न्यू क्लास इमर्ज हुई यहाँ पे, इसको कहते हैं मिडिल क्लास, ठीक है। पहले वहाँ पे मिडिल क्लास नहीं थी, 2 ही क्लास थी, अपर क्लास जिसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेट, और लोअर क्लास जिसमें थर्ड स्टेट। अब थर्ड स्टेट में से ही एक न्यू क्लास जो है वो मर्ज हुई है, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स की, ठीक है, और वो बनी है मिडिल क्लास। ये जो मिडिल क्लास थी ना, इसने वहाँ पे एक रोल प्ले किया, बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है फ्रांस में क्रांति लाने के लिए। पहले क्या हो रहा था, पहले वहाँ पे वर्कर्स, फार्मर्स, वो मिलके काफ़ी बार रिवोल्ट किया उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, स्टेट के ख़िलाफ़, बट वो रिवोल्ट जो है वो स्टेट किसी ना किसी वे से दबा देती थी, क्योंकि वो उनके पास उतनी प्लानिंग नहीं थी, उतनी डेप्थ में उनके पास जो है वो स्ट्रेटजी नहीं थी फार्मर्स और वर्कर के पास, तो उनको दबा दिया जाता था। तो अब क्या हुआ, अब ये जो मिडिल क्लास थी, दिस वाज अवेयर, दिस वाज वेल्दी क्लास, ठीक है, इन्होंने फिर उनको जो है वो लीड किया। फार्मर्स और वर्कर्स का जो प्रोटेस्ट था, जो उनकी रेवोल्यूशन वो लाना चाहते थे, उसको उन्होंने लीड किया, मिडिल क्लास ने, वो लीडर बन गए। और इससे फिर उन्होंने फ्रांस के जो रेवोल्यूशन उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो गति मिली, उसकी जो स्पेस है, जो स्पीड है, काफ़ी इंक्रीज़ हुई। अब इन्होंने डिमांड्स क्या की, इनकी डिमांड्स थी कि जो प्रिविलेजेस बाई बर्थ हैं वो सारे जो है वो अबॉलिश होने चाहिए, ख़त्म होने चाहिए। राजा का बेटा राजा, वज़ीर का बेटा वज़ीर, ठीक है, ये सारे जो प्रिविलेजेस बाई बर्थ मिल जाते हैं,
चर्च पीपल को, क्लर्जी को और नोबेलिटी को, ये सारे प्रिविलेजेस ख़त्म होने चाहिए। जो टैक्सेस वो पे नहीं करते, वो सारा टैक्स जो है वो उससे फैसिलिटियाँ एंजॉय करते हैं, ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। फ्यूडल सिस्टम जो टैक्स कलेक्शन करने का वो ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। तो उसके छोटे छोटे जो किंगडम्स हैं, इनकी बजाय बड़े कंट्रीज़, नेशन स्टेट्स बननी चाहिए। ये मिडिल क्लास ने जो है वो डिमांड की। क्लियर। अब मोनार्की सिस्टम को हटाना, उसमें एक था मोनार्की सिस्टम को हटा के वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम जो सेटअप किया जाए, जिसमें लोग चूज़ करें अपने रिप्रेजेंटेटिव को, बजाय कि राजा का बेटा ही राजा बने। तो ये डिमांड जो थी, ये मिडिल क्लास ने वहाँ पे पहली बार की फ्रांस में। अब मिडिल क्लास में भी सारे लोग इतने अवेयर नहीं थे, पैसा था उनके पास। उनको जो इंस्पिरेशन है कहाँ से मिली, उनको जो है वो आइडियाज़ कहाँ से मिले, इनको आइडियाज़ मिले फ़िलासफ़र्स से। अब फ़िलासफ़र्स जो फ्रांस में थे, उन्होंने काफ़ी सारे जो है वो न्यू आइडियाज़ दिए। अब क्या क्या ये न्यू आइडियाज़ थे फ़िलासफ़र्स के, ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहले सबसे नाम आता है जॉन लॉक का। जॉन लॉक ने एक बुक लिखी थी, ट्रू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। ट्रू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट जो बुक थी, उसमें जॉन लॉक ने जो बाई बर्थ डिवाइन राइट ऑफ द किंग था, उसको दोनों को रिजेक्ट किया। बाई बर्थ प्रिविलेजेस क्या थे कि जन्म से ही उनको सारे अधिकार मिल जाते हैं। अगर राजा के घर बेटा पैदा हुआ है तो रॉयल फैमिली में है, तो उसको सारे प्रिविलेजेस बाई बर्थ ही मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो राजा का बेटा है। और सेकंड, डिवाइन राइट ऑफ द किंग। डिवाइन राइट, डिवाइन मीन्स गॉड। राजा कहता था लोगों को, तो मेरे को गॉड ने ये चांस दिया है, गॉड ने ये मेरे को वर दिया है कि मैं आपका राजा बनूं, इसलिए मैं आपका राजा हूं। इसको कहते हैं डिवाइन राइट ऑफ द किंग। ये दोनों चीज़ों को जो जॉन लॉक थे उन्होंने रिजेक्ट किया अपनी बुक में। तो ना तो बाई बर्थ किसी राजा का बेटा राजा होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, ऐसा नहीं है कि भगवान ने आपको जो कोई राइट दिया, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी राजा बन सकता है, ठीक है। ये चीज़ों को उन्होंने रिजेक्ट किया है अपनी बुक में जॉन लॉक ने। दूसरे फिलोसफर हैं जीन जैक्वस रूसो। जीन जैक्वस रूसो की जो बुक थी उसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जीन जैक्वस रूसो कहते हैं कि जो लोग हैं और जो उनका किंग है, जो मीन्स उनका रिप्रेजेंटेटिव होंगे, किंग की बजाय जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनके बीच में और लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? कि गवर्नमेंट उनको बताएगी, रिप्रेजेंटेटिव बताएंगे लोगों को, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या वेलफेयर पॉलिसीज लेके आएंगे। अगर नहीं लाएंगे तो फिर उसके बाद में बदले में लोग आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उनमें एक सोशली जो है रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो सीट पे बैठ के गवर्नमेंट का मिनिस्टर बन गया, ठीक है, वो उनको पता ही नहीं है लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है। लोगों की प्रॉब्लम्स को जानने के लिए उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड है मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू जो है उनकी बुक है द स्पिरिट ऑफ द लॉस। मोंटेस्क्यू ने फर्स्ट टाइम ये चीज कही थी कि जो सारी पावर्स राजा के हाथ में होती थी, पहले जो मोनार्की सिस्टम था उसमें राजा और उसके जो एक दो ऑफिशियल्स हैं, जो उसके वजीर होते थे, उनके हाथ में सारी पावर्स होती थी, ठीक है जी। जुडिशरी की पावर्स, टैक्स कलेक्शन की पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स। अब जो वो पावर, सारी पावर्स एक दो लोगों के हाथ में थी, राजा और उसके ऑफिशियल्स के हाथ में रहती थी पहले मोनार्की सिस्टम में। उस चीज को मोंटेस्क्यू ने रिजेक्ट किया और उन्होंने अपनी बुक में ये चीज़ रिकमेंड की कि जो गवर्नमेंट पावर्स हैं वो 3 ऑर्गन्स में डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। वो 3 ऑर्गन्स कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो जो एक दो लोगों के हाथ में पावर्स पहले रहती थी, उस पावर्स को 3 अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड करने की बात मोंटेस्क्यू ने की अपनी बुक में। और हमें पता है जो लेजिस्लेटिव है वो कानून बनाने का काम करती है, एग्जीक्यूटिव उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, और जुडिशरी अगर कोई उस कानून को, लॉज को नहीं मानता तो डिफॉल्टर्स को पनिश करने का काम करती है और लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये जो गवर्नमेंट की पावर है इसको 3 ऑर्गन्स में डिवाइड करने की बात मोंटेस्क्यू ने की। अब ये फिलोसफर्स के जो आइडियाज थे, ठीक है,
इंडिविजुअल फ्रीडम की बात, मोनार्की सिस्टम को रिजेक्ट करने की बात, बाई बर्थ प्रिविलेजेस को ख़त्म करने की बात, ठीक है, और गवर्नमेंट की पावर्स को डिवाइड करने की बात, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात, ये सारे आइडियाज़ ने फ्रांस के रेवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, लोगों को अवेयर करने का काम किया। ये आइडियाज़ जो वो डिस्कस हुए जब कॉफ़ी हाउसेस में लोग बैठते थे, सैलन्स में लोग बैठते थे, तो वो इन आइडियाज़ को डिस्कस करते थे, बुक्स को पढ़ते थे, और ऐसे करके वो अवेयरनेस स्प्रेड हो रही थी। जो कॉमन मासेस थे, फार्मर्स थे, वर्कर्स थे, उनको वो आइडियाज़ बुक्स में से पढ़ के सुनाए जाते थे। जो पढ़े लिखे लोग थे वो पढ़ के वो आइडियाज़ सुनाते थे दूसरों लोगों को, और ऐसे करके वो जो अवेयरनेस है फिलोसफर से एजुकेटेड लोगों तक, एजुकेटेड लोगों से आगे फार्मर्स और वर्कर्स तक जो है जा रही थी। तो राइज ऑफ मिडिल क्लास ने, ठीक है, और फिलोसफर्स के जो आइडियाज़ हैं, इन दोनों ने मिलके जो फ्रांस का रेवोल्यूशन वहाँ पे स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, 1789 के बाद में जो इंसिडेंट्स हुए, उसको पेस को और इंक्रीज कर दिया, उसको और पुख्ता कर दिया, उसको और मजबूत कर दिया। सो इसका एक बहुत बड़ा रोल है मिडिल क्लासेस का और फिलोसफर के आइडियाज़ का फ्रेंच रेवोल्यूशन में। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो कवर किया है टॉपिक, उसमें रीज़न क्या थे जो फ्रांस में रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट जो स्टार्ट हुआ, उसकी बैकग्राउंड में कौन कौन से रीज़न थे, तो उसमें डिस्कस हम कर चुके हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस इन फ्रांस, सोशल कंडीशन ऑफ फ्रांस, सबसिस्टेंस क्राइसिस, देन द रोल ऑफ मिडिल क्लास, रोल ऑफ फिलोसफर्स, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है। तो हमने ये चीज़ नोट की थी कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस था फ्रांस का, उसमें किंग को मजबूर कर दिया था कि अपने जो खर्चे है उसको फुलफ़िल करने के लिए टैक्सेस को इंक्रीज़ करे, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस में था कंट्री। अब फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए किंग के पास एक ही ऑप्शन थी। वो ऑप्शन क्या थी कि वो अपने टैक्सेस को इंक्रीज़ करे। अब टैक्सेस को इंक्रीज़ करने के लिए किंग ने डिसीज़न क्या ले सकता था, वो अपने आप टैक्स इंक्रीज़ नहीं कर सकता था। तो टैक्स इंक्रीज़ करने के लिए उसको एक असेंबली ऑफ स्टेट जनरल कॉल करनी पड़ती थी। ये किंग के पास राइट था कि वो कभी भी जब चाहे असेंबली ऑफ स्टेट जनरल जो है उसकी मीटिंग बुला ले। तो पिछले 175 साल से कभी भी असेंबली ऑफ स्टेट जनरल की मीटिंग नहीं हुई थी। अब किंग ने फाइनली जो है वो 5 मई 1789 को असेंबली स्टेट जनरल की जो वो कॉल कर ली, ठीक है। और यहीं से हमारा जो है, इस असेंबली से ही हमारा शुरू होता है जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का आउटब्रेक कैसे हुआ, करंट सिचुएशन कैसे बनी रेवोल्यूशन के स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। तो उसमें द असेंबली ऑफ स्टेट जनरल ही मेन रीज़न बना जो किंग ने बुलाई। और इस असेंबली बुलाई क्यों थी? टैक्सेस को इंक्रीज़ करने के लिए। अब टैक्सेस को इंक्रीज़ करने के लिए जो असेंबली बुलाई थी उसमें तीनों स्टेट आती थी। स्टेट असेंबली ऑफ स्टेट जनरल मींस तीनों स्टेट के लोग उसमें आते थे, ठीक है। और असेंबली में 300 मेंबर्स जो हैं वो फर्स्ट स्टेट के, 300 मेंबर जो हैं सेकंड स्टेट के, और 600 मेंबर जो थे वो थर्ड स्टेट के आए थे। फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले मेंबर्स को सीट्स मिली थी बैठने के लिए, और जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो पीछे लाइनों में उनको खड़ा किया गया। और थर्ड स्टेट के काफ़ी सारे और लोग थे जो अंदर जाना चाहते थे असेंबली में, बट उनको अलाउ नहीं किया गया इस असेंबली में जाने के लिए। अब वहाँ पे डिसीज़न लेना था टैक्सेस को इंक्रीज़ करना है या नहीं करना है, ये डिसीज़न लेना था। बट वहाँ पे जो वोटिंग सिस्टम था वो क्या था कि एक असेंबली को एक ही वोट मिलती थी। एक वोट फर्स्ट स्टेट की, एक वोट सेकंड स्टेट की, और एक वोट थर्ड स्टेट की। अब आप ही मेरे को बताओ, जो हम पढ़ चुके हैं पहले, टैक्स इंक्रीज़ करने हैं, 3 स्टेट्स हैं, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट क्या चाहेंगी? सोचो ज़रा। फर्स्ट और सेकंड स्टेट चाहेंगी कि टैक्स इंक्रीज़ हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट को तो टैक्स देती ही नहीं थी,
टैक्स तो देती थी थर्ड स्टेट। अब फर्स्ट और सेकंड स्टेट के कितने वोट हो गए, 2 वोट, और थर्ड स्टेट के पास बचा 1 वोट। तो किसके पक्ष में जाना था डिसीजन, पता ही था, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पक्ष में जाना था, टैक्सेस इंक्रीज होने थे। बट इस बार जैसे हम पढ़ चुके हैं पहले, फिलोसफर्स की जो बातें थी, आइडियाज़ थे, उससे थर्ड स्टेट के लोग जो थे वो अवेयर हो चुके थे। तो उन्होंने 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू की डिमांड की कि एक स्टेट को 1 वोट नहीं चाहिए, हर मेंबर को 1 वोट चाहिए। तो इस बेस के ऊपर डिसीजन होना चाहिए, हर मेंबर के पास 1 वोट होनी चाहिए, फिर वोटिंग करवाओ। बट किंग ने ये जो चीज़ है ये रिजेक्ट कर दी। क्यों? क्योंकि इस केस में थर्ड स्टेट के पास 600 वोट्स हो जानी थी और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास भी 600 वोट्स ही होनी थी, डिसीजन करना डिफ़िकल्ट होना था। तो किंग ने ये जो उनकी डिमांड थी ये रिजेक्ट कर दी, और जब ये डिमांड रिजेक्ट हो गई तो थर्ड स्टेट के जो लोग थे उन्होंने वॉकआउट कर दिया। असेंबली, जो स्टेट जनरल की असेंबली थी, उससे बाहर आ गए, और बाहर आके उन्होंने एक न्यू असेंबली की फॉर्मेशन की, जिसको नाम उन्होंने दिया नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली की जो फॉर्मेशन की थर्ड स्टेट ने, वो 20 जून को जो वो असेंबल हुए वो था द इंडोर टेनिस कोर्ट ऑफ इन द सिटी ऑफ वर्सेल्स। तो वर्सेल एक सिटी है जो फ्रांस में है, तो वहाँ पे जो इंडोर टेनिस कोर्ट था वहाँ पे सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया नेशनल असेंबली। मींस ये जो असेंबली ऑफ स्टेट जनरल थी जो किंग ने बुलाई थी, इसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, वॉकआउट कर दिया था इससे, और उसके पैरेलल एक असेंबली डिक्लेयर की जो लोगों की असेंबली, पूरी नेशन की असेंबली, इसको जो उन्होंने नाम दिया नेशनल असेंबली। ओके, अब नेशनल असेंबली में उन्होंने डिसाइड किया, लोगों ने वहाँ पे डिसाइड किया, डिसीज़न क्या लिया कि शपथ ली उन्होंने वहाँ पे। ठीक है, क्या शपथ ली कि हम यहाँ से तब तक छोड़ के नहीं जाएंगे इस ग्राउंड को, इस एरिया को, जब तक हम न्यू जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फॉर्मेशन नहीं कर लेते। और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना था, किंग की पावर्स पे लिमिट लगानी थी। ठीक है, और यहाँ पे जो उनके लीडर्स थे, 2 लीडर्स ने जो उनको लीड किया वो था मिराबाओ एंड एबेसीज। दोनों ने स्पीचेस दी, लोगों को जागरूक किया, लोगों को अवेयर किया, और कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का उन्होंने जो है वो वहाँ पे मेथडोलॉजी डिस्कस की। अब नेशनल असेंबली जब बिज़ी थी ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, तो उसी के टाइम बाकी का फ्रांस जो था और पेरिस भी इंक्लूड करके वहाँ पे पूरा उबल रहा था लोगों के प्रोटेस्ट से। ठीक है, लोग घरों से बाहर आके सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे। कारण क्या था? एक तो कारण था कि उनको पता चल गया था, ये न्यूज़ फैल गई थी कि किंग जो है वो टैक्सेस को इंक्रीज़ करने जा रहा है थर्ड स्टेट के ऊपर। और ठीक है, सेकंड रीज़न क्या था कि वहाँ पे सीवियर विंटर के कारण जो फसल है वो ख़राब हो गई थी। अब फसल ख़राब होने से जो ब्रेड है, वहाँ पे जो फूड आइटम्स हैं, उसकी प्राइसेस मार्केट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए थे। लोगों को बेकरीज़ के बाद बाहर लाइनों में लगना पड़ रहा था, उनको ब्रेड नहीं मिल रही थी। अब उन्होंने क्या किया, उनके सब्र का बांध टूट रहा था, उन्होंने बेकरीज़ के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, बेकरीज़ को लूटना शुरू कर दिया। और इस चीज़ को देख के किंग ने जब देखा कि ये स्थिति तो जो है, सिचुएशन तो मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही है, तो उन्होंने ट्रूप्स को, जो पुलिस थी उनकी, उसको ऑर्डर किया कि आप पेरिस सिटी में जाओ और इन लोगों को कंट्रोल करो। तो ये डेट थी 14 जुलाई 1789, जब जो आर्मी थी वो गई पेरिस में लोगों को कंट्रोल करने के लिए। बट लोगों ने उनके आने से पहले ही जो है वो बेस्टाइल प्रिजन के ऊपर अटैक किया, उसको डेमोलिश कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वहीं पे पोजीशन आ गए हैं हम, उसी पॉइंट से, उसी सीन से जो स्टार्टिंग में मैंने आपको सीन बताया था। बेस्टाइल प्रिजन को लोग तोड़ रहे हैं, और मैंने कहा था हम इस सीन जो आपको दिखा दिए इसकी बैकग्राउंड में जाएंगे, प्लेबैक में जाएंगे हम, जैसे मूवी में होता है, और जाके देखेंगे क्या क्या कारण हैं जिसके कारण लोगों ने जो मजबूर हुए बेस्टाइल के ऊपर अटैक करने के लिए। तो अब
आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया है कि ये बेस्टाइल प्रिजन के ऊपर लोगों ने अटैक क्यों किया, ठीक है, क्या रीज़न थे उसकी बैकग्राउंड में, ये सारा आपको क्लियर हो गया है। पेरिस के साथ साथ बाकी जो कंट्री था, जिसको हम कंट्री साइड कहते हैं, रूरल एरियाज़ कंट्री के, वहाँ पे भी लोग जो थे उनको ये र्यूमर फैल रही थी कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो ज़मीन के मालिक लोग हैं, वो अपने गुंडे बदमाश भेज रहे हैं, ठीक है, वो अपनी हमारी फसलों को काट के ले जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को रोकने के लिए जो वहाँ पे किसान थे, फार्मर थे, लोग थे, उन्होंने पहले ही लैंडलॉर्ड्स के जो घर थे, जो उनकी कोठियाँ थी, फार्म हाउस थे, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और वहाँ से जो ग्रेन्स थे उन्होंने स्टोर करके रखे हुए, वो ग्रेन्स को लूटना शुरू कर दिया। अब ये जो सिचुएशन थी, काफ़ी सारे नोबेल्टी जो थी, नोबल थे, वो फ्रांस छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ में चले गए, ठीक है, फ्रांस को छोड़ गए वो डरते हुए। और ये जो पूरा माहौल था ये डर का माहौल था, इसीलिए इसको कहा गया द स्प्रेड ऑफ ग्रेट फियर। जब डर का माहौल, डर फैल रहा था सारी चारों तरफ, ठीक है, पूरे कंट्री में। और इस कंडीशन को देखते हुए राजा ने देखा ये स्थिति मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो इस स्थिति को कंट्रोल कैसे करूं। फिर उसने मजबूरी में ये डिक्लेयर किया कि नेशनल असेंबली ने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, मेरी पावर्स के ऊपर लिमिट लगाई है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है, मैं नेशनल असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करता हूं। ये किंग ने जो एक्सेप्ट कर लिया। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा है कि जो किंग था लुइस 16, उसने जब स्थिति जो है सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होती दिख रही थी उसको पूरे कंट्री में, तो उसने जो नेशनल असेंबली ने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने से क्या हुआ कि जो राजा की पावर्स थी उनके ऊपर एक लिमिट लग गई। पहले जो भी डिसीजन लेना होता था राजा खुद अपनी मर्ज़ी से ले सकता था, बट अब वो कॉन्स्टिट्यूशन जो नेशनल असेंबली ने ड्राफ्ट किया था उसके अकॉर्डिंगली ही अपने जो है डिसीज़न लेगा। तो इससे जो फ्रांस है उसमें एक बड़ा चेंज आया। पहले फ्रांस मोनार्की था, अब वो बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्लियर? फ्रांस जो है वो मोनार्की से बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अगर हम बात करें तो क्या होगी, वो सिस्टम गवर्नमेंट का जहाँ पे जो मोनार्की है, जो राजा है, उसकी पावर जो है उनके ऊपर लिमिट लगा के रखी होती है कॉन्स्टिट्यूशन ने। या हम ऐसे कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली राजा जिस सिस्टम में काम करता है उस सिस्टम को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्लियर? अब राजा के हाथ में जो पावर्स थी, जो एक हाथ में वन हैंड में पावर्स होती थी, वो ख़त्म हो गया सिस्टम, और अब पावर्स को डिवाइड कर दिया गया। डिवीज़न कैसे हुई? जो मोंटेस्क्यू ने डिवीज़न सजेस्ट की थी उसके अकॉर्डिंगली 3 ऑर्गन्स बन गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों का फंक्शन हमने जो डिस्कस किया हुआ है, क्या फंक्शन होता है इनका। और अब जो नेशनल असेंबली थी उसके जो मेंबर्स, कौन से लोग मेंबर्स बनने थे, उसके लिए इलेक्शन सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो ये जो इलेक्शन सिस्टम स्टार्ट हुआ फ्रांस में, उसका जो बेस क्या था कि पहले एक ग्रुप था सिटीजन्स का जिनको कहते थे एक्टिव सिटीजन्स। अब एक्टिव सिटीजन जो थे वो वोट डालते थे पहले, ठीक है, और चूज़ करते थे 50,000 इलेक्टर्स थ्रू आउट फ्रांस। 4 मिलियन एक्टिव सिटीजन्स थे वहाँ पे, और वो चूज़ करते थे 50,000 इलेक्टर्स, और ये 50,000 इलेक्टर्स फिर आगे जो है वो वोटिंग के थ्रू चूज़ करते थे मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। 745 मेंबर चुने जाते थे नेशनल असेंबली के। तो ये सिस्टम था वहाँ पे, जो इलेक्शन का सिस्टम था। अब यहाँ पे एक न्यू टर्म आ गई है, एक्टिव सिटीजन्स। ये एक्टिव सिटीजन्स क्या है? जब ये वहाँ पे फ्रांस में नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो वहाँ पे राइट टू वोट सबको नहीं दिया गया। राइट टू वोट एक लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल था जिनको दिया गया, और जिनको राइट टू वोट मिला उनको कहा गया एक्टिव सिटीजन्स, और जिनको राइट टू वोट नहीं था वो बन गए पैसिव सिटीजन्स। ठीक है, एक्टिव सिटीजन्स एंड
पैसिव सिटीजन्स। अब एक्टिव सिटीजन्स कौन से थे, क्या एलिजिबिलिटी थी एक्टिव सिटीजन्स होने के लिए? पहली एलिजिबिलिटी थी दैट मैन, ओनली मैन अबव द एज ऑफ 25 ईयर्स, पहली एलिजिबिलिटी। विमेन, चिल्ड्रन और मैन बिलो 25 दे वर नॉट इंक्लूडेड। ओके, ओनली मैन अबव 25 फर्स्ट थिंग। एंड साथ के साथ ओनली दोज मैन अबव 25 ईयर्स एज हु कैन पे टैक्सेस equal to 3 days wage of a worker at that time in France, they were declared as active citizens। एक तो वो मेल पर्सन होने चाहिए, एज 25 से अबव होनी चाहिए, और वो जो टैक्स पे करते हैं मिनिमम, ये टैक्स जो पेमेंट करने की उनकी लिमिट थी वो थी किसी वर्कर की, किसी लेबर की 3 डेज़ की जो वेज है उसके इक्विवेलेंट वो टैक्स पे करते हैं, then they are active citizens and they have right to vote, otherwise they are passive citizens। अब passive citizens में women, children, the people below 25 years age और वो मेल पर्सन जो टैक्सेस मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है टैक्सेस की वो पे नहीं कर सकते, मीन्स पुअर पीपल वर पैसिव सिटीजन्स। ओके, so this was about active citizens and passive citizens। now जो सेकंड वहाँ पे नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक न्यू उन्होंने चीज़ जो है वो उसमें ऐड किया कि वहाँ पे राइट्स दिए गए लोगों को। तो जो राइट्स दिए गए वो किस हेडिंग के अंदर आए? डेक्लारेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो डेक्लारेशन है उसमें राइट्स ऑफ मैन की बात की गई है, मींस प्रेफरेंस जो दी गई है वो मेल्स को दी गई है, मैन एंड सिटीजन। ठीक है, पहले मेल की प्रेफरेंस है, मैन की प्रेफरेंस, फिर सिटीजन, बाकी के सिटीजन। तो क्या था राइट्स, क्या क्या मिले? राइट टू लाइफ, देन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन, अपने विचार व्यक्त करने की जो आज़ादी है, ठीक है, जीने की आज़ादी, और फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सारे इक्वल, इक्वलिटी, कोई वहाँ पे पीएम नहीं है, कोई वहाँ पे ये नहीं है कि अमीर और गरीब में कोई डिफरेंट लॉज हैं जैसे पहले मोनार्की सिस्टम में था। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। और ये जो सारे राइट्स हैं, इन सारे राइट्स को कहा गया नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स। अब नेचुरल एंड इनएलिएनेबल जो राइट्स हैं, इसका मीनिंग क्या है? नेचुरल राइट्स मीन्स बाई बर्थ ही किसी को वो राइट्स जो हैं वो नेचुरली मिल जाएंगे, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ठीक है। और इनएलिएनेबल का मीनिंग है जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, जिनको छीना नहीं जा सकता। एक बार हर जिस पर्सन को भी मिल गए हैं उसके पास वो राइट रहेंगे, उनको वापस नहीं लिया जा सकता। इनएलिएनेबल, सेपरेट नहीं किया जा सकता किसी पर्सन से, ठीक है। और ये जो राइट्स थे इनको प्रोटेक्ट करने की जो ड्यूटी थी अब वो स्टेट की थी। स्टेट मीन्स जो गवर्नमेंट है वहाँ की, जो भी गवर्नमेंट होगी उसकी ड्यूटी थी ये सारे राइट्स को, किसी पर्सन को जो है उसके जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली वो स्टेट के ऊपर थी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? सो फ्रांस, अब सेकंड चैप्टर सब चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मोनार्की से बना था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब थर्ड सब चैप्टर में हमने पढ़ना है कि वो जो मोनार्की था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की उसको भी ख़त्म कर दिया गया फ्रांस में और फ्रांस बन गया रिपब्लिक। अब फ्रांस में मोनार्की जो है उसको कैसे ख़त्म किया गया और रिपब्लिक कैसे बना, ये सारी स्टोरी हम इस थर्ड सब चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। अब राजा जो था उसने कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था नेशनल असेंबली ने, उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था, अपनी पावर्स को लिमिट कर लिया था उसके अकॉर्डिंगली। बट उसके माइंड में एक डर था कि आने वाले टाइम में ये मेरे को भी हटा देंगे, जो मेरे को थोड़ी बहुत पावर्स बची हैं ये भी ख़त्म कर दी जाएंगी। इसलिए उसने जो नेबरिंग किंगडम्स थे जैसे प्रशिया था उसके पास में, तो प्रशिया के किंग के साथ उसने जो है वो सीक्रेटली बात की कि आप अपनी आर्मीज़ को फ्रांस में भेजो
ताजो जो नेशनल असेंबली है उसकी एक्टिविटीज़ को रोका जाए। बट नेशनल असेंबली को इस चीज़ का जो है वो पहले से पता चल गया, और 1792 में नेशनल असेंबली ने जो नेबरिंग कंट्रीज़ थे जो अपनी आर्मी भेजने वाले थे फ्रांस में, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, उनके ऊपर जो है वो वॉर डिक्लेयर कर दी। अब इस वॉर में काफ़ी सारे लोग अपने आप जो है वो ज्वाइन करना शुरू कर दी उन्होंने आर्मी, क्योंकि सारे लोग चाहते थे कि ये जो रेवोल्यूशन आ रहा है, जो फ्रांस में जो चेंज आ रही है, ये जो है चेंज स्प्रेड होनी चाहिए बाकी यूरोप में भी। तो ये जो वॉलंटियर्स थे, रेवोल्यूशनरीज थे, जो फ्रांस से जो है वो जब उन्होंने मार्च स्टार्ट किया तो वो सिटी था मार्सेलेज। मार्सेलेज सिटी से जब लोग चलना शुरू किया तो वो एक वहाँ पे पैट्रियोटिक सॉन्ग जो है वो गा रहे थे, और ये पैट्रियोटिक सॉन्ग बाद में बना फ्रांस का नेशनल एंथम, और इस नेशनल एंथम का नाम उस सिटी के नाम से बना, मार्सेलेज, जहाँ से मार्च स्टार्ट किया था लोगों ने। तो मार्सेलेज जो है वो फ्रांस का नेशनल एंथम है प्रेजेंटली भी। अब इस रेवोल्यूशनरी वॉर में सारे मैन जो मेल थे वो तो चले गए थे वॉर फ्रंट के ऊपर, बट जो फीमेल्स थी वो जो है वो काम कर रही थी, घर के काम सारे फीमेल्स संभाल रही थी, वो जॉब्स भी कर रही थी, वो छोटे छोटे काम जैसे वेजिटेबल सेलिंग का काम है, ठीक है, कपड़े के वॉशिंग का काम है, वो कर रही थी, और अपने घर का जो खर्चा है वो चला रही थी। बट जो पैसिव सिटीजन्स थे जिनको राइट टू वोट नहीं मिला था, वो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था नेशनल असेंबली के द्वारा, उससे वो खुश नहीं थे। इसलिए वो चाहते थे कि ये जो रेवोल्यूशन आया है, ये अभी पार्टली आया है, इसको कंप्लीट रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें अभी लड़ना पड़ेगा, हमें अभी और जो है वो स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस पर्पज़ से उन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स की जो है वो फॉर्मेशन की फ्रांस में। पॉलिटिकल क्लब्स की जो फॉर्मेशन हुई उसमें वो अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ जो वो डिस्कस करते थे, जैसे वो सैलन्स में बैठते थे, कहीं किसी जगह पे बैठ के, जो क्लब का ऑफिस था वहाँ पे बैठ के वो डिस्कशंस करते थे लोग एक दूसरे के साथ, और काफ़ी सारे पॉलिटिकल क्लब बने वहाँ पे, ठीक है। और विमेन ने अपने सेपरेट पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, क्योंकि विमेन के इशू जो है वो सेपरेट थे, काफ़ी सारे ऐसे राइट्स थे जो विमेन को नहीं मिले थे, तो उनको डिस्कस करने के लिए विमेन ने अपने क्लब्स बनाए। तो ये पॉलिटिकल क्लब्स की जो फॉर्मेशन हुई, इससे फ्रांस में जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी उसको एक और पेस मिली, उसको गति मिली। और सबसे फेमस क्लब जहाँ पे जो हुआ उस क्लब का नाम था जैकोबियन क्लब। अब ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्यों हुआ जैकोबियन क्लब, क्या रीज़न था? रीज़न था कि ये जो जैकोबियन क्लब था, इसके मोस्टली जो मेंबर्स थे वो जो पुअर सेक्शन था सोसाइटी का, जो पैसिव सिटीजन्स थे, वो लोग इसके मेंबर थे, और वो गिनती में ज़्यादा थे वो लोग। इसलिए जैकोबियन क्लब जो है जो काफ़ी पॉपुलर हो गया, और इसके लीडर का नाम था मैक्सिमिलियन रॉब्सपेयर। अब इस क्लब ने कुछ डिसीजंस लिए, कुछ चेंजेस की। एक तो उन्होंने अपना एक ड्रेसअप बनाया, जो स्ट्राइप्स वाली पैंट शर्ट्स थी वो डालनी शुरू की मैन और विमेन ने। उसका क्या रीज़न था कि ये जो इनकी ड्रेसेस थी, स्ट्राइप्स वाली ड्रेसेस, वो सेपरेट थी, वो डिफरेंट थी। जो नोबिलिटी थी, नोबल्स जो लोग थे, उनकी ड्रेसेस थे, इनकी ड्रेस सेपरेट थी। जो नोबिलिटी थी वो क्या डालते थे, वो डालते थे नी ब्रीचेस, ठीक है, जैसे जिसको हम शॉर्ट्स कहते हैं, निकर्स कहते हैं, वो डालते थे वो, ठीक है। तो उस चीज़ को उन्होंने रिजेक्ट किया कि हम नी ब्रीचेस नहीं डालेंगे, हम अपनी ड्रेस बनाएंगे, ठीक है। और इस वजह से उनको जैकोबियन क्लब के मेंबर्स को सैंस क्लोटोस भी कहते हैं। सैंस क्लोटोस का मीनिंग क्या है कि जो नी ब्रीचेस नहीं डालते, वो लोग जो नी ब्रीचेस नहीं डालते। अब 1792 में जो जैकोबियंस थे उन्होंने एक प्लान बनाया। उस प्लान में उन्होंने इंसरेक्शन एक प्लान की। इंसरेक्शन होती है जो बगावत, ठीक है, स्टेट के ख़िलाफ़ बगावत करना। तो बगावत करने की क्यों सोचा उन्होंने? ये जो हाई प्राइसेस थे, फूड के प्राइसेस बहुत हाई थे और लोग बहुत परेशान थे, इनके जो शॉर्टेज थी मार्केट में फूड आइटम्स की। तो इसलिए उन्होंने जो लोगों को साथ में लेके ये बगावत का जो है वो प्लान बनाया जैकोबियन क्लब के मेंबर्स ने। और इस प्लान के अकॉर्डिंगली उन्होंने जो किंग का पैलेस था ट्यूलरीज में, किंग का पैलेस था लुई 16 का, उसके ऊपर अटैक किया और किंग के जो गार्ड्स हैं, किंग के गार्ड्स को मार दिया और किंग को और उसकी फैमिली को
हॉस्टेज बना लिया, बंदी बना लिया काफ़ी टाइम तक, काफ़ी आवर्स में, ठीक है, 7-8 आवर्स तक उनको बंदी बना के रखा। और इसके साथ साथ ही जब ये हुआ तो जैकोबियंस ने कुछ चेंजेस किए। जो राइट टू वोट था वो सारे लोगों को दे दिया गया, 21 एंड अबव एज ग्रुप वाले जितने मैन थे सबको जो है वो राइट टू वोट दे दिया गया। पहले आपको पता है कि एक्टिव सिटीजन जो थे वो थे 25 एंड अबव, और वो भी वो लोग जो टैक्सेस पे करते थे। बट अब ये नहीं है, अब पुअर रिच का कोई इसमें जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं की इन्होंने सारे मैन 21 ईयर की एज से अबव जो हैं सबको ही राइट टू वोट दे दिया जैकोबियन क्लब ने। अब ये राइट टू वोट मिलने के बाद में न्यू असेंबली जो है उसकी फॉर्मेशन हुई, नई इलेक्शन हुई, ठीक है, न्यू असेंबली की फॉर्मेशन हुई। अब इस असेंबली को कन्वेंशन कहा गया। जो जैकोबियंस के कंट्रोल के बाद में जो इलेक्शन हुई, वो जो असेंबली बनी उसको कहा गया कन्वेंशन। अब जो ये कन्वेंशन थी इसने क्या किया, इसने डिसीज़न लिया कि जो मोनार्की है, मोनार्की सिस्टम ख़त्म कर दिया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बची हुई थी, ठीक है, मोनार्की सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया बिल्कुल ही, ठीक है, और फ्रांस बन गया रिपब्लिक। हमारा सब चैप्टर का हेडिंग भी यही है, अबॉलिशिंग मोनार्की बिकम्स अ रिपब्लिक। तो मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो गया और फ्रांस बन गया रिपब्लिक। अब रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक वो स्टेट होती है, वो कंट्री होता है जहाँ पे जो उसका हेड होता है कंट्री का, चाहे पीएम है, प्रेसिडेंट है, कोई भी है, उसको लोग इलेक्ट करते हैं, वहाँ के पीपल इलेक्ट करते हैं हेड को। जैसे राजा है उसको लोग इलेक्ट नहीं करते थे, राजा तो हेरिडेटरी सिस्टम था ना, ठीक है, डायनेस्टिक सिस्टम था, राजा का बेटा राजा बनता था, कोई उसके लिए क्वालिटी नहीं थी, कोई उसके लिए इलेक्शन नहीं थे। बट अब जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक में क्या होगा, हेड ऑफ द स्टेट जो उसको लोग इलेक्ट करेंगे। क्लियर? तो फ्रांस बन गया रिपब्लिक। और जो राजा था वहाँ का लुईस 16, उसके ऊपर ट्रायल चलाया गया वहाँ की कोर्ट में, और कोर्ट ने उनको ऊपर ट्रीज़न जो है वो प्रूव कर दिया। ट्रीज़न होता है देश के साथ गद्दारी करना। उनको देश का गद्दार घोषित कर दिया लुईस 16 को, और उसको पब्लिकली जो है वो डेथ सेंटेंस मिली, पब्लिकली उसको जो है मारा गया, ठीक है। और उसके कुछ दिनों बाद ही उसकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनेट, उसको भी सेम वे में उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। सो स्टूडेंट्स, जब जैकोबियन क्लब ने जो किंग था लुईस 16 और उसकी वाइफ मैरी एंटोनेट दोनों को एग्जीक्यूट कर दिया, तो उसके बाद में जो पीरियड चला, जो टाइम पीरियड फ्रांस में चला, फ्रॉम द ईयर 1793 टू द ईयर 1794, ये वाला जो टाइम पीरियड है ये जैकोबियन क्लब का रूल चला वहाँ पे फ्रांस में। और इस पीरियड में क्या हुआ कि जो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर था, इसका जो हेड था जैकोबियन क्लब का, उसने वहाँ पे जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की, दैट वाज वेरी स्वेयर कंट्रोल, ठीक है, बड़ी स्वेयरली कंट्रोल किया उसने। कैसे? जो भी लोग उसको लगता था मैं उसकी बात नहीं मान रहे, जो उसके एनिमीज़ हैं, ठीक है, जो जैकोबियन क्लब के रूल के जो है वो खिलाफ हैं, उन सबको पनिश करने के लिए उसने एक रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल बनाया, और जो भी डिफ़ॉल्टर मिलता था उसको अगेंस्ट केस चलाया जाता था उस रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में। और रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल जो था, जिसको भी गिल्टी फाइंड करता, जिसको भी लगता था, जिनको उनको लगता था कि ये जो है वो हमारे रूल के ख़िलाफ़ है, उसको फिर वो जो है वो पनिशमेंट देते थे। और पनिशमेंट क्या थी? जो हमारी नेक है, नेक से जो है वो गर्दन को काट दिया जाता था यहाँ से, ठीक है, और बॉडी से अलग कर दिया जाता था, पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाता था। और इसके लिए एक स्पेशल डिवाइस यूज़ किया जाता था, उस डिवाइस का नाम है गिलोटाइन। गिलोटाइन क्या था? 2 पोल्स होते थे ऐसे, उसके बीच में एक ब्लेड चलता था, और नीचे वो जो पर्सन है उसकी गर्दन रख के ऊपर से एक ब्लेड छोड़ दिया जाता था, वो गर्दन जो है वो बॉडी से अलग कर देता था उसको, ठीक है। तो दिस वाज कॉल्ड गिलोटाइन। अब काफ़ी सारे लोग, हज़ारों लोगों को इस टाइम पे जो है वो लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया गया, उनकी जो बॉडी से उनकी नेक अलग करके उनको जो है वो पनिश कर दिया गया और मार दिया गया। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है, इसमें हज़ारों लोगों का कत्ल हुआ,
तो इस टाइम पीरियड को इसलिए कहते हैं ना रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर मीन्स टेरर आपको पता आतंक, रेन टाइम पीरियड, आतंक का काल, ठीक है, जब किसी का कोई रूल चलता है उसको कहते हैं रेन। तो आतंक का काल था ये फ्रांस में 1793 टू 1794। इसके अलावा जो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर था उसने काफ़ी सारी और पॉलिसीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट की थी, जिसमें वो लोगों में इक्वलिटी लाने की जो है वो बात कर रहा था। क्योंकि आपको पता है जैकोबियन क्लब में मैक्सिमम जो लोग थे वो फार्मर्स, वो वर्कर्स, ठीक है, गरीब लोग थे। तो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर चाहता था कि मैं सबको इक्वल कर दूं, ये जो रिच और पुअर का गैप है सारा ख़त्म कर दूं। इसके लिए काफ़ी सारी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की उसने, ठीक है। इसमें एक तो जो वाइट लोग थे, जो रिच लोग थे, रिच लोग जो है वो खाने में स्पेशल फ्लोर यूज़ करते थे, वाइट फ्लोर। तो रॉबस्पियर ने वाइट फ्लोर जो है वो उसका यूज़ बंद करवा दिया और सबके लिए ये ज़रूरी कर दिया कि वो जो रोटी खाएंगे वो होल व्हीट की खाएंगे। होल व्हीट मीन्स वो वाइट फ्लोर नहीं है, वो ब्राउन फ्लोर कहते हैं उसको हम। तो ब्राउन फ्लोर की सारे जो है वो खाना खाएंगे, ये सबके लिए इक्वल होना चाहिए, स्पेशलिटी किसी के लिए कोई नहीं है, ठीक है। दूसरा, जो उनके लोगों के जो रिच लोग थे उनके नाम के साथ सर लगता था, मैडम लगता था, और सर और मैडम जो है वो टाइटल लगाना बंद करवा दिया रॉबस्पियर ने। अब सारे जो फ्रांस के लोग थे उनको सिटीजन कहते थे, कोई उसमें राजा नहीं था, कोई उसमें जो है वो उसकी प्रजा नहीं थी, ठीक है, सारे इक्वल थे, कोई रिच पुअर का बात नहीं थी, ठीक है, किसी को सर मैम नहीं बोला जाएगा, सारे इक्वल ट्रीट किए जा रहे थे और इनको कहते थे सिटीजन्स। ऑल आर सिटीजन्स इन फ्रांस एट दैट टाइम। एक और उसने जो पॉलिसी अडॉप्ट की वो थी मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। जो प्राइस थे ग्रेन्स के प्राइसेस और जो वेजेस थी उसके ऊपर एक लिमिट लगा दी, मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, जिससे वो इंक्रीज़ नहीं, किसी की जो सैलरीज हैं इंक्रीज़ नहीं होगी। तो ये वाली एक और पॉलिसी थी उसकी, ओके। और इसके अलावा एक और पॉलिसी जो उसने इम्प्लीमेंट की वो थी यूनिफॉर्म की, कि जो रिच लोग थे, जो नोबल्स थे, उनकी जो नी ब्रीचर्स कहते थे उनको, ठीक है, जो नी ब्रीचर्स मीन्स उनकी ड्रेसअप जो था वो डिफरेंट था। तो अब उसने वो ड्रेसिंग स्टाइल भी बंद करवा के सभी के लिए स्ट्राइप्स वाली जो है वो ड्रेसेस जो है वो इम्प्लीमेंट करवाई। तो ये स्टेप्स थे जो रॉबस्पियर ने लिए। बट उसकी ये जो पॉलिसीज़ थी ये इतनी ज़्यादा सवेयर थी कि उसकी अपनी पार्टी के लोग भी जो उसका विरोध करते थे उन लोगों को भी जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। तो इसलिए उसकी अपनी पार्टी के लोग भी उसके खिलाफ़ हो गए और फिर क्या हुआ, रॉबस्पियर को गिरफ़्तार कर लिया गया और उसके ऊपर भी केस चलाया गया, उसको भी डिफ़ॉल्टर माना गया और फिर उसको उसी गिलोटिन जो ब्लेड है उसी गिलोटाइन ब्लेड के ऊपर उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को जब मार दिया गया तो फ्रांस में जो जैकोबियन क्लब का रूल था वो ख़त्म हो गया, उसका दी एंड हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे एक न्यू जो है वो टाइम पीरियड आया जिसको कहा गया अ डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस। इसमें क्या हुआ, जैकोबियन क्लब का जैसे ही कंट्रोल ख़त्म हुआ तो फिर से जो वेल्दियर क्लासेस थी, ठीक है, जो वेल्दियर मिडिल क्लासेस थी, वही ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, फैक्ट्री ओनर्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रांस में अपना कंट्रोल कर लिया दोबारा से, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था। फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए और अब फिर क्या चेंज किया उन्होंने, जो रॉबस्पियर ने सारे लोगों को राइट टू वोट दे दिया था, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, बट फिर से वो जो राइट टू वोट था उनसे छीन लिया गया गरीब लोगों से और फिर वेल्दियर लोगों को दे दिया गया दोबारा से, ठीक है। और 5 डायरेक्टर्स बना दिए गए। वो डायरेक्टर्स क्यों बनाए, क्योंकि जो कंट्रोल है किसी एक पर्सन के हाथ में ना चला जाए, जैसे मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के हाथ में चला गया था पहले कंट्रोल। अब उस चीज़ को रोकने के लिए 5 डायरेक्टर्स बना दिए गए और वो जो डायरेक्टर्स थे वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, जो पार्लियामेंटेरियंस थे, उनको एडवाइज़ करते थे। अब क्या होने लगा, जो डायरेक्टर्स हैं 5 डायरेक्टर्स हो गए और बाकी पार्लियामेंट में जो मेंबर्स हैं वो हो गए असेंबली के मेंबर्स।
उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए उनमें जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता था। और इससे क्या हुआ है, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की जो पोजीशन है वो स्टार्ट हो गई फ्रांस में। पॉलिटिकल पोजीशन इनस्टेबल होनी शुरू हो गई, ठीक है। ना तो डायरेक्टर्स की मानी जा रही थी, ना पार्लियामेंट की मानी जा रही थी, दोनों में जो है लड़ाई हो रही थी। इस पोजीशन का, ये जो इनस्टेबल पोजीशन क्रिएट हुई फ्रांस में, इसका फ़ायदा किसने उठाया? इसका फ़ायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो फ्रांस में कंट्रोल कर लिया गवर्नमेंट के ऊपर, और वो डिक्टेटर बन गया फ्रांस में, और सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया उसने। सो एंड रिजल्ट क्या हुआ? इस टाइम पीरियड का रेन ऑफ टेरर मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के रूल से स्टार्ट हुआ था, और फिर नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो वहाँ पे जो है वो कंट्रोल कर गया फ्रांस में। ओके, यहाँ तक हमारे 3 सब चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के। फर्स्ट सब चैप्टर, सेकेंड एंड थर्ड। अब ये पार्ट हमारा वीडियो को जो है इसमें हम इतने करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी सेकंड पार्ट, उसमें हम नेक्स्ट 3 जो सब चैप्टर हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के वो कवर करेंगे। थैंक यू।